बाड़मेर के अंदर लगातार शिक्षा क्षेत्र के अंदर नवाचार हो रहे हैं। उनमें से एक शिक्षा क्षेत्र की बड़ी हस्ती है प्रेम सिंह जी राजपुरोहित, मानक निदेशक संकल्प क्लासेस। बाड़मेर के अंदर आरएएस की भी एकेडमी है। आज तेजल स्टूडियो के अंदर है। पूरा पॉडकास्ट पर चर्चा होगी, आपके साथ बातें साझा करेंगे, उनके सुझाव लेंगे और हमारे साथ जुड़िए। जो लोग तेजल मीडिया और प्रेम सिंह जी को पसंद करते हैं वो लोग हमें जरूर देखें। थैंक यू आपका प्रेम जी। स्वागत है सर। धन्यवाद प्रेम जी, आपने ये अवसर दिया, मौका दिया, सभी से मुखातिब होने का मौका दिया और मेरी बात सब तक पहुंचाने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रेम सिंह जी, जो मेरे सामने आज है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, गांव, शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई, दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ प्रेम जी, जो आज हूँ वो तो मैं पहले नहीं था। और शुरुआती पृष्ठभूमि देखे तो बाड़मेर के पास में एक लंगेरा गांव है। लंगेरा गांव से आगे एक ढाणी, वहाँ पर पारिवारिक जीवन वहीं पर शुरुआती जीवन बीता है। शुरुआत में जब मैं पढ़ाई की बात करूं तो शुरुआत में बहुत संकोची प्रवृत्ति का था मैं। और खास बात देखो ये है कि बड़े वाले भाई जब सेकंड क्लास के अंदर जाकर के बैठते थे तो मैं भी सेकंड क्लास के अंदर बैठ जाता था। तो कई बार टीचर वहाँ कहते थे कि इस बच्चे को फर्स्ट क्लास के अंदर बैठाइए, सेकंड क्लास के अंदर आकर के बैठ गया। इतना संकोची, इतना मुझे डर लगता था कि किस तरह से मैं विदा ले जाऊंगा, किस तरह से उनसे बातचीत करूंगा। हालांकि परिवार बहुत बड़ा था, संयुक्त परिवार था। जैसे मेरे पिताजी ने 5 भाई है, मेरे 4 बहनें 4 भाई है। तो सबसे बड़ी वाली बहन वगैरह वो भी उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उससे छोटी वाली बहन उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उससे छोटे वाले जो भाई थे उन्होंने 8वीं पास करके लकड़ी के काम पर चले गए। फिर मेरा नंबर आया। तो मेरा पढ़ाई करने के पीछे प्रेम जी वास्तव में रीज़न ये था कि मैं शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था उस समय। तो प्रातः कालीन जब माताजी कहते थे कि चलो काम करो, खेती बाड़ी में काम करना पड़ता था, मैं किताब लेकर के बैठ जाता था। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा। तो उस समय पापा जी थोड़े शिक्षा के महत्व को समझते थे। पापा जी यूँ समझते थे कि पापा जी स्कूल के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे। और जब वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे तो स्कूल में प्रिंसिपल, शिक्षक वगैरह उनके बेटे जो सफल हो रहे थे उनको वो देखते थे। वो आकर घर पे कहते थे कि उसका बेटा आज ये बना, ये बना, ये बना, बेटा आप कभी बनोगे क्या? मैं देखो ये स्कूल में चपरासी हूँ, तो चपरासी का बेटा भी कभी बने, मेरे जैसे सपने हैं। तो मैं कोशिश करता था, मैंने कहा पापा मैं पढ़ूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा। तो वहाँ से लंगेरा स्कूल गवर्नमेंट से वहाँ मैंने 8वीं पास की। उसके बाद मैं गांधी चौक स्कूल आ गया। 12th तक मैंने यहीं गवर्नमेंट से किया, प्राइवेट स्कूल मैंने नहीं पढ़ा, यहीं गवर्नमेंट के बाद में पीजी कॉलेज आ गया। यहीं से मैंने बीए किया और एमए की। बीएड मैंने बाद में की, रेगुलर किया। एमए के अंदर किस विषय? एमए मैंने हिस्ट्री से किया। एमए यहाँ से मैंने टॉप किया और मुझे टाउन हॉल के अंदर सम्मानित किया। उस समय थोड़ा मजा आया। ये डर के आगे जीत, यहाँ से डर के सपना। आगे जीत होती। कहते हैं ना कि यहाँ आपको एक प्रेरणा मिल गई। मुझे टाउन हॉल में जो मेरे को सम्मानित किया वो दृश्य मुझे आज भी दिखता है। ये कब की बात है? ये है 2006 की बात। 2006। 2007 के अंदर मैंने पहला आरएस मेंस लिखा था। अच्छा। फिर उस समय एक मार्केट के अंदर अपन का है या समाज के अंदर ये मैसेज चला गया था कि ये बच्चा जो है वास्तव में पढ़ने वाला है। जनरली अगर देखें तो एक सामाजिक दबाव भी बन गया कि अब आपको कुछ साबित करके बताना है। लेकिन प्रेम जी इसके पीछे एक बड़ी दिक्कत ये महसूस हो रही थी कि पीछे पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। पैसा कुछ भी नहीं था। आज आपने कहा कि आज जो प्रेम सिंह बैठा ये प्रेम सिंह है क्या? मैंने 12वीं पास करने के बाद में घर से कभी पैसे नहीं लिए। अब इस लाइन को वापस सही कर रहा हूँ, नहीं लिए मतलब पैसे थे ही नहीं। थे ही नहीं। लूं और कहाँ आप से? दबाव भी नहीं देना चाहते। देना भी नहीं चाहता। मुझे घरवालों पता पर है बोझ बोर्ड नहीं के बनना एक चाहते। बार 500 रुपए लेने थे तब पापा जी ने कहा था कि बेटा मेरे पास में नहीं है। वो तिथि चली जाती तो माता जी वो नींबूली लेकर के गए थे। तो पारस मल जी जय ने उनको दी थी कि मेरे बेटे के लिए 500 रुपए ये माँ की बाप का व्यवस्था कर्ज कर। नहीं चुका सकता कोई। बहुत इतना है, मतलब वो बातें अगर मैं करने बैठ जाऊं तो आंखों में आंसू आ जाए। बड़ी बड़ी वो मार्मिक वो बात कही आपने। वो है ना, उन्होंने उस समय निम्बोली दे करके मेरे 500 रुपए मुझे दिए थे। मैंने कभी पैसे नहीं मांगे। आजकल हर विद्यार्थी इस बात के लिए टेंशन में रहता है कि मुझे घर वाले पैसे नहीं दे रहे, मेरा बाप पैसा नहीं देता है, मेरा भाई पैसा नहीं देता है, मेरी माँ पैसे नहीं देती, मैं कैसे पढ़ूं? मैंने उनको कहा कि आप स्वयं कर सकते हो। एक बात मुझे मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा भगवान ने यदि तुझे 2 हाथ दिए ना तो इस कौशल को, इसका उपयोग कर और इसका उपयोग करके तू हासिल कर। मैंने ट्यूशन पढ़ाया।
जोधपुर में मैंने प्रेम जी खूब ट्यूशन पढ़ाए, प्राइवेट घर घर जाकर के ट्यूशन पढ़ाए। ये कब की बात? ये जो मैं 2006 में मैंने 6-7 में मैंने बीएड कर लिया था। 7 में बीएड करते मैं जोधपुर आ गया था। जोधपुर आया तो मैंने वहां पर कोशिश की कि यहाँ पर मैं रह करके पढ़ाई करूँ, घर नहीं जाऊंगा। वहाँ एक गौड़ ब्राह्मण रहते थे, उनके घर 3 दिन रुका। हम्म। मुझे पता अब ज्यादा दिन तो यहाँ भी रुकना अच्छी बात नहीं है। फिर मैं सुबह चला जाता था, खाना खाता था, सुबह चला जाता था, स्कूल वगैरह वो देखता था। एक स्कूल थी, वहां पर मुझे उन्होंने 4 घंटे पढ़ाने का मौका दिया। 4 घंटे के आपको 4,000 रुपए देंगे। निजी स्कूल वाले? निजी स्कूल वाले। यहाँ से आपके निजी क्षेत्र में निजी जिज्ञासा जगी? हाँ जगी, और वहां से मेरी शुरुआत हो जाती है। छोटा सा कमरा मिल गया, 1,800 रुपए मेरे वो कमरे में लगते थे। 1,000 रुपए में खाने वाने की व्यवस्था हो जाती थी, और बाकी मेरे थोड़े बहुत बच भी जाते थे किताबें किताबें लाने के लिए। लेकिन वो जब मैं पढ़ाता था स्कूल के अंदर, स्कूल में क्या है कि बच्ची संख्या में ज्यादा होते थे, ऊर्जा बहुत खपत होती थी। एक तो शारीरिक रूप से अपन इतने सक्षम नहीं है, दूसरा वहाँ ऊर्जा की खपत ज्यादा होती थी। तो मुझे ऐसे लगा कि कहीं ऐसी व्यवस्था हो जाए ना, आराम से जाके पढ़ा के आया, 2,000 रुपये मिल जाए। तो वहां पर मैंने 2 बच्चियों को पढ़ाया था, 12th क्लास की बच्चियां थी। मुझे 2,000 रुपये मिल जाते, तो मैंने स्कूल छोड़ दी। 50% तो मिल 50% मिलने लग गया। आराम से गए, कुर्सी पे बैठ के पढ़ाया। 2 बच्चियां बैठ गई, उनको आराम से पढ़ा लिया। ट्यूशन वाला में मान सम्मान बहुत होता था, बहुत मान सम्मान था, बिल्कुल। चाय और पिलाते, ध्यान रखते, देखो सर करते। मान सम्मान तो देखो मैंने भी बहुत ट्यूशन पढ़ाए। अच्छा मान सम्मान तो ऐसा है प्रेम जी, कर्मों का है। कर्मों का है। यदि ये आपके बात भी। कर्म अच्छे हैं तो मान सम्मान है, हम्म। कर्म अच्छे नहीं है तो मान सम्मान के होंगे, जूते भी पड़ते हैं। ये मान सम्मान कर्मों का है। तो अपन अपने अच्छे कर्म के लिए जाते हैं। मेरा पहला ध्येय यही था कि अपन उनसे 2,000 रुपये ले रहे हैं तो उनको कुछ देना है, बच्चों को कुछ देना। ये शिक्षक का असली धर्म ये। बच्चे कई बार मुझे कहते भी थे, आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ, बच्चे मुझे कहते थे कि सर आज हमारे पढ़ने का मूड नहीं था, क्योंकि वो अमीर घर की बच्चियां थी। आज सर हमारे पढ़ने का मूड नहीं, लेकिन मैंने इसको मूड पर कभी निर्भर नहीं किया। मैंने कहा नहीं, आपका पढ़ने का मूड है या नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। मैं मेरा ईमानदारी से कार्य करके आता था, इसमें कभी कोई कमी नहीं रखी। उसके बाद में एक कोचिंग क्लासेस के अंदर जोधपुर में काम मिल गया, और 2-3 साल संघर्ष किया। संघर्ष खूब किया। ये कोचिंगों वाले घर घर घूमना 2-3 साल? हाँ 2-3 साल संघर्ष किया, 2-3 साल संघर्ष किया। वहाँ नए न्यू जो जेएनयू कैंपस है उसके सामने बायतू के चौधरी थे, उनकी होटल थी, वो चाय वाय बनाते थे। तो मैं वहां पर चला जाता था, उनको परमानेंट मैं कहता था चौधरी साहब एक गिलास दूध पिला दो। तो 6,000 रुपये बाकी हो गए उनके बाकी हुए। तो मुझे कहा कि पुरोहित जी आपके पैसे ज्यादा बाकी हो गए। मैंने उनको जब बात बताई तो उन्होंने भी मेरी हेल्प की। उन्होंने कहा कि आप पैसे ऐसे लोगों का जीवन में योगदान मानते हैं? बहुत योगदान। ये बड़ा योगदान, बहुत योगदान है। मेरी जॉब लगने के बाद में मैं मिठाई लेकर के सबसे पहले उनके पास गया। ये बड़ी उनको बहुत खुशी हुई, और वापस मेरे को कहा आज आपको 2 गिलास दूध पीना पड़ेगा। ये नहीं कहा कि मेरे पुराने वाले पैसे कब दोगे, हालांकि पैसे बाद में चुकाए, नौकरी लगने के बाद में कुछ समय बाद में उनके पैसे चुकाए। आज भी कभी उधर से निकलना होता है तो उनसे मैं मिल के आता हूँ, और मैं कहता हूँ कि आपको भी भगवान ने भेजा, मेरा आपने सहयोग किया। भले एक भगवान श्री राम जब वो समुद्र केवट काम आए, गिलहरी का भी एक योगदान अपना, वो एक मेरा योगदान है। मैं इस योगदान को कभी भूल नहीं सकता। जब राज्य अभिषेक हुआ भगवान प्रभु श्री राम का, तो केवट को बुलाया कि मेरे उद्धार है। बिल्कुल, तो ऐसे ही आपके लिए वो केवट बायतू के चौधरी साहब बिल्कुल केवट है। वैसे बायतू के एक चौधरी साहब का एक और उदाहरण देना चाहूंगा। जिन्होंने इनेलो से चुनाव लड़ा था, उमेदा राम जी ने बीएड का खर्चा मेरा दिया। क्या बात करते। मेरे को बाड़मेर से लेकर के बीएड करने के लिए वहां से गाड़ी से छोड़ के आए। आज आप देखो कितना जातिवाद हो चुका है। एक जाट ने मेरे को बीएड का खर्चा देकर के पढ़ाया। ये संपर्क कैसे हुआ? ये संपर्क ऐसे हुआ कि मैं जहाँ पर गोड़ ब्राह्मण के दिनेश जी गोड़ के मकान में रह रहा था, जोधपुर नहीं, बाड़मेर में, बाड़मेर आ गया मैं यहाँ पर। नहीं, बाड़मेर में पहले जब कॉलेज कर रहा था तब की बात बताऊँ, यहाँ रहता था, तब से उनका लगातार मेरे पारिवारिक रिलेशन है। आज उनके हर कार्य में हम सब जाते हैं, हमारा परिवार जाता है और वो भी आते हैं। बहुत अच्छे मेरी रिलेशन है। जोधपुर के अंदर भी उनके छोटे भाई दाऊराम जी ने भी काफी मेरी हेल्प की थी। तब मैं यहाँ था तो मैं पढ़ाई छोड़ने का विचार कर चुका था। मैंने कहा अब मैं पैसे नहीं, मैं पढ़ाई कहाँ से करूँ। नंबर आ गया उस समय, प्री बीएड में नंबर आना बहुत बड़ी बात थी। ये किस सन की बात? ये सन 2006 की। हाँ, बड़ा मुश्किल काम।
तीन बाद में साढ़े प्राइवेट तीन कॉलेज साढ़े खुली तीन तो चार सीटें बढ़ी, सीटें बढ़ी। उस उस समय समय बड़ा मुश्किल काम था। मुश्किल काम था। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ऐसे कह दिया मेरे पास में पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि प्रेम पैसे मैं दूंगा। उनके पास में एक गाड़ी थी और मुझे गाड़ी से वहाँ सरदार सर चूरू छोड़ने चले थे उमेदराम जी। उम्मीदाराम जी, और मुझे पैसे भेजते थे कि ये ले प्रेम पैसे। आज भी जब कभी बाजार में मिलते हैं तो मुझे कहते हैं प्रेम पैसे बड़ा चाहिए। बड़ा आदमी बन गया तू। हाँ मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैं बड़ा आदमी नहीं बनाऊं। शायद आपको याद हो तो उस समय खेमा बाबा की जब जागरण थी उस समय उमेश जी वहां पर उपस्थित थे, उस पूरे कार्यक्रम के अंदर वहां उपस्थित थे। अभी अय्यन लगे पिछली आपके बार। यहाँ की जागरण बात कर रहे हो? हाँ हाँ उस समय मैं मौजूद था, आप उमेदराम मौजूद जी पूरे कार्यक्रम थे। पूरे कार्यक्रम उपस्थित थे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हर परिवार के कार्यक्रम उपस्थित रहते हैं, छोटे बड़े। आज भी कोई काम पड़ते हैं तो आज भी मैं उनसे सलाह लेता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, दो चौधरीयों के बाद में तीसरा कौन? इसके अलावा जीवन में प्रेम जी लोगों का सहयोग खूब रहा। सहयोग यूं रहा कि मैं जिससे भी जैसे मेरे समाज के लोग भी हैं या अदर समाज के लोग भी, उनसे भी जब भी 2 रुपए की मांग की तो उन्होंने यही सोच के दिया कि पढ़ने वाला बच्चा है और ये हमारा वापस कर देगा। मैंने कभी वो वाक्य यूज नहीं किया कि खाओ पियो मौज करो उधार लेकर के घी घी पियो। पियो। लोग ऐसा करते हैं कि उधार लेकर के घी पी लो, लेकिन मैं एक एक पाई पाई का हिसाब रखता था। और जब भी मुझे कहीं पर भी मंच पे बोलने का मौका मिला, मैंने उन सब के नाम शब्दों से भी कर चुकाया। बिल्कुल चुकाया। मैंने हर एक का नाम लिया, दिनेश जी कोड का भी लिया, खीम सिंह जी राजपुरोहित का भी लिया, मेरे ससुराल पक्ष ने हेल्प की उनका लिया। परिवार का ऋण तो हमेशा है, वो तो हमेशा है। रहेगा। पढ़ाई के अंदर जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, जैसे मेरे गुरु रहे प्रकाश सिंह जी महेचा, आज नैतिकता का पाठ अगर कोई किसी ने सिखाया तो वास्तव में उन्होंने लिखाया। प्रकाश सिंह जी मैं बुलटिया। जब 9th के अंदर आया था तब उन्होंने मुझे, आज भी मेरा बहुत स्नेह रखते गांधी हैं, चौक में थे उस गांधी समय? चौक के अंदर उन्होंने कहा था प्रेम, पढ़ाई से ज्यादा नैतिकता, पढ़ाई से ज्यादा अनुशासन और पढ़ाई से ज्यादा चरित्र की जरूरत है। आप ये सीखो। आपके कपड़े पहनने से और आपकी हेयर स्टाइल से पता चल जाएगा कि आपका नैतिकता कैसी और आपका चरित्र कैसा है। तो उस समय मुझे पता चला था कि वास्तव में व्यक्ति की वेशभूषा, व्यक्तित्व निर्माण संस्कृति और सभ्यता दोनों जरूरी है। जरूर। संस्कृति जो अपन बोल रहे हैं ये संस्कृति, सभ्यता जो अपना पहनावा। पहना होगा। तो आपको संस्कृति और सभ्यता का दोनों का ख्याल रखना है। तो आदरणीय प्रकाश सिंह जी ने इस बात पर भी मुझे विशेष रूप से समझाया था। मैं उनकी बात को भी हमेशा याद करता हूँ और एक साफ सुथरे जीवन में उनके योगदान को अमूल्य मानता हूँ। मतलब ये पीढ़ी जो सुन रही है उनके लिए प्रेरणा है बिल्कुल कि जीवन में संकट में काम आने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, याद रखना चाहिए। वो तो किसी ने कहा था ना कि भारत देश के अंदर महात्मा गांधी ऐसे दुबले पतले हड्डियों का ढांचा जब चलता था, पूरा देश उमड़ पड़ता था, आने वाली पीढ़ियां ऐसा कभी विश्वास भी नहीं करेगी। तो आजकल कि तो ये लाठी वाला ये आजादी लाठी दिला वाले दिया। के पीछे आज आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि बच्चे तो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। बहुत मुश्किल जो काम। बच्चा अपने बाप का कहना नहीं मानता है वो विश्वास करेगा कि महात्मा गांधी के पीछे पूरा देश उमड़ पड़ता था? कभी नहीं करेगा। तो बच्चों को अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। यदि एक शिक्षक है, एक हाथ शिक्षक का पकड़ो, एक हाथ में किताब पकड़ो, सफलता की मैं गारंटी देता हूँ। आप ना तो शिक्षक पर विश्वास करते हो, ना किताबों पर विश्वास करते हो, फिर आपको सफलता कहाँ से मिलेगी? आप पेरेंट्स कहा भी ज्ञान गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाए, बलिहारी आपने गोविंदियो बताए। तो गुरु और गोविंद का अगर अपन एहसान भूल जाते हैं तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। जिस खेत के अंदर वृक्ष नहीं है, जिस घर में बाप का छाया नहीं है, आप सोचो उस घर की हालत कैसी। वो केवल उनको ही एहसास होता है जिनके बाप का छाया नहीं है। नहीं है, ये उनको एहसास होता है जिनको वृक्ष की छाया मिल नहीं रही है ना, ये धूप है छतरी ना। है, बाप छतरी है बिल्कुल छतरी। औलाद के लिए। सूर्य की किरणें और बाप की गर्मी ये हमेशा सहन करो, आप आगे बढ़ो। ये और जो लोग ये सहन नहीं कर रहे हैं वे टूट रहे हैं। सूर्य की गर्मी जो सहन नहीं कर रहे हैं उनकी हड्डियां टूट रही है। जो बाप की गर्मी सहन नहीं कर रहा है उसका जीवन टूट रहा है, भविष्य निर्माण उसका नहीं होगा। भविष्य टूट रहा है, उसकी आने वाली पीढ़ियां टूट रही है और वो बर्बाद हो रहा है। अब क्यों हो रहे हैं? अब तो ये तो उनकी संगत और वो उनका रहन सहन तय करता है। फिर आपके शिक्षा ही संकल्प कहाँ से शुरू हुआ? शिक्षा ही संकल्प में प्रेम जी ऐसा हुआ कि मैं जोधपुर में जब प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग में पढ़ाता था। ये कब 70? ये 2007 में मेंस लिखा और उसी समय मैं जोधपुर ही था। पहला मेंस हाँ, आपने लिखा? जोधपुर के अंदर मैं प्राइवेट में 2-3 साल तो मैंने 10 तक तो ऐसे रहा। 9 में मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। 9 के अंदर मैं उसी जहाँ पर होटल में मैं बता रहा हूँ जहाँ पर दूध पीने जाता था,
वहां पर मुझे पुलिस में लगे हुए प्रकाश जी चौधरी करके वो मिले थे कि आप कोचिंग में पढ़ाना चाहते हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल चाहता हूँ। तो मुझे वहां पर अर्जुन करके कोचिंग पुलिस के लिए चलती थी उस समय उस समय। अर्जुन क्लासेस। हाँ, जयराम जी पिंडल हाँ, चलाते थे। पिंडल साहब पिंडल साहब की कोचिंग में मुझे पढ़ाने का मौका मिला। मौका मिला। कोचिंग में लग 9, 10, 11 तक पढ़ाया ना। 11 में सिलेक्शन हो गया था, ज्वाइनिंग डेट भी आ गई थी। किस में हुआ सबसे पहले? सेकंड ग्रेड के अंदर हुआ। सबसे पहला सबसे पहले तो नौकरी ग्राम सरकारी? सेवक के अंदर हुआ, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं आई। ज्वाइनिंग नहीं आई तो इसकी ज्वाइनिंग आ गई, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। 17 अक्टूबर 2011 को चोटंडोड़ अकोड़ा स्कूल के अंदर मैंने ज्वाइनिंग की। ये उस पहला सरकारी जॉब? पहला सरकारी जॉब। तब उस समय मुझे वहाँ अर्जुन के मालिक ने भी कहा था कि आप इस जॉब में मत जाइए, गवर्नमेंट में मिलना कुछ भी नहीं है, मैं आपको पार्टनरशिप दे देता हूँ। लेकिन पापा आज भी नहीं मानते। पापा आज भी कहते हैं बेटा, सरकारी नौकरी की जड़ें जो है बहुत गहरी होती है, प्राइवेट की जड़ें गहरी नहीं है, इसलिए सरकारी जॉब जरूरी है। सरकारी में कमाओ मत, और सरकार भूख नहीं मरने देगी, कोरोना गारंटी योजना है। कोरोना काल में देखो ना, हाँ, कोरोना काल में सब गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम तनख्वाह आ रही थी, तनख्वाहें आ रही है। तो सबको लग गया था। और बिजनेस कितना भी बड़ा बिजनेसमैन था वो डिब्बे में बंद हो चुका था। तो थोड़ा वो सरकारी बुजुर्ग कह के गए। तो ये आप वाली जो बात है अब ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल कोरोना के बाद में अब सरकारी नौकरी की ओर ज्यादा लोग भाग रहे हैं। भाग रहे हैं। कोरोना के बाद में मुझे भी लगा कि सरकारी नौकरी छोड़नी नहीं है। ये पिताजी ने सही कहा। ये सही कहा। और मेरे कई बार मन में विचार आया था कि मैं सरकारी नौकरी छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ये काम अपना सेट हो गया है तो सरकारी नौकरी छोड़ दे। फिर बाद में लगा कि नहीं, प्राइवेट जॉब का कोई भरोसा नहीं है। कोरोना से काल से पहले प्रेम जी जो हमारा ऑफलाइन चलता था, बैच चलते थे, वो जो भीड़ होती थी 500 700 विद्यार्थी बैठते थे, यही नहीं पूरे राजस्थान में। अब वो नहीं है, हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है। आजकल के लोगों में सहन शक्ति इतनी कम है, एक तो आना जाना पसंद नहीं करते हैं, घर में भी चार कौन जाए? घंटे 4 घंटे बैठना पसंद नहीं करते हैं, प्लस उनको लगता है कि आराम से ऑनलाइन पे कोर्स मिल गया है, घर पे बैठ के पढ़ लो, तो वो पढ़ना पसंद करते हैं। तो बिजनेस टर्नओवर हो गया, आप ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ गए। तो यही सवाल पूछ लेता हूँ, जी ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फर्क है? ऑनलाइन ऑफलाइन में ये बच्चों फर्क के लिए क्या फर्क है? देखो, मैं बच्चों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन की यदि बात करूं तो ऑफलाइन का मतलब ये है कि आपको क्लास में बैठना, जिसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। टच, बिल्कुल सीधे आप बोले। बिल्कुल आपको बैठना है, आप क्लास में प्रश्न पूछ सकते हो, सजीव जिसको बोलते हैं टीचिंग, फिजिकली प्रेजेंस है। बिल्कुल वहां है। और आपको 4 घंटे वहां बैठना है और आपको पूरा ध्यान केंद्रित करके पढ़ना है। ऑनलाइन के अंदर तो क्या होता है, मोबाइल आपके पास में, लाइब्रेरी में आप चले जाओ, आराम से वाईफाई आपको मिल जाएगा, गाने लगे हुए। कोई कहने वाला नहीं है। इसमें यदि आपके संस्कार अच्छे हैं, यदि आपका डेडिकेशन है, यदि आपका समर्पण है, बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे माँ बाप के सपने को साकार करना है, वो बच्चा ऑनलाइन भी पढ़ लेगा। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं सर 15 घंटा लाइब्रेरी में बिताते सर हैं बच्चे। 99 रुपए के कोर्स के अंदर मैं पढ़ करके टीचर बन गया, मैं बड़ी कांस्टेबल बात में है। लग गया, वो एक बड़ी बात है। मैं कई बार जनरली क्या करता हूँ प्रेम जी, चलते समय लाइब्रेरी में चला जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर क्या चल रहा है, किसी उन्हें लाइब्रेरी के आपके कार्य। खुद की लाइब्रेरी सबसे पहले आपने बनाई थी? नहीं, लाइब्रेरी नहीं बाड़मेर? बनाई, अभी तक नहीं बनाई। अच्छा, लाइब्रेरी नहीं बनाई। लेकिन बाड़मेर में ये संस्कृति ज्यादा है। अब तो पूरे राजस्थान में हो गई और गांव गांव के हो गए। सरकार ने तो पंचायतों को अब दे दिया बजट, या पंचायत स्तर पे बामा से आगे आ रहे हैं, बामा से आगे सरकारी स्कूलों में बन रही है। बिल्कुल लाइब्रेरी बनाओ, अच्छा है, लाइब्रेरी होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। लाइब्रेरी ऐसी लगा के कुर्सी वाली लाइब्रेरी है, या उसमें किताबें होनी चाहिए, नहीं, किताबें होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, किताबें नोट्स होने चाहिए, और मॉनिटरिंग करने वाला टीचर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मैं देखता हूँ लाइब्रेरी के अंदर जाकर के वाईफाई फ्री है, डाटा बच्चे देख करके मोबाइल के अंदर कुछ भी ऐसे जैसे नाटक देख रहे हो, मान लो सपोज करो, या फिर आईपीएल गेम देख रहे हो, इससे इससे क्या फायदा? बर्बादी का काम। बर्बादी का। जो भी मॉनिटरिंग करने वाले उनकी जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदारी कि आप चेक करो इनको, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। पहले आपको पता है प्रेम जी, ऐसा लाइब्रेरी टाइप सिस्टम पहले हुआ करता। मॉनिटरिंग कौन करेगा? अगर टीचर होगा तो करेगा। अगर आप व्यावसायिक लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो उनके तो सीटें फुल होनी चाहिए, करेगा कौन? आप वो बताइए। तो हमारे कोचिंग वालों के लिए भी कहते हैं ना, हाँ, कोचिंग के 2 उद्देश्य होते हैं, हाँ, एक तो होता है सिलेक्शन, एक होता है कलेक्शन। हाँ। अभी यदि कोचिंग वाला कलेक्शन के भरोसे बैठ गया है तो उसका तो विद्यार्थी से कोई मतलब नहीं, उसको तो पैसे चाहिए। वो 10 दिन में ये सोच लेगा अपनी पूरी फीस आ गई है तो क्या आ गई। कलेक्शन वाला तो ये सोचेगा, सिलेक्शन वाला ये सोचेगा कि नहीं मुझे इनका सिलेक्शन करवाना। आप कौन से वाले? मैं तो सिलेक्शन वाले में, मैंने कलेक्शन पे कभी ध्यान नहीं दिया। कितने सिलेक्शन करवा दिए फिर सिलेक्शन वाले हैं तो आप? हजारों में हो गए, हजारों के कब अंदर से कब तक, मतलब ये आज तक कब शुरुआत की और आज तक? 2011 से लेकर के अब तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो हुए हैं कांस्टेबल के हुए, उसके बाद अध्यापक भर्ती के हुए, पटवार, ग्राम सेवक,
जन अब तो ऑनलाइन आ गया, तो आप उसको तो अलग ही रखें, बाकी ऑफलाइन के अंदर ही आंकड़ा हजारों में पहुंच तो रहा है। शिक्षा मंत्री बाड़मेर का आप। हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता, इतनी हाँ इतनी सारी बात तो नहीं करूंगा, हाँ। लेकिन इतना जरूर कर रहा हूँ कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ ये पुण्य का कार्य है। इससे मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यापार के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन मैंने सही व्यापार को चुना है। मुझे वो पल अच्छा लगता है कि जब एक गरीब बाप का बेटा सिलेक्शन लेके आता है, और उसके पिताजी जब आते हैं और ऑफिस के अंदर घुसते हैं तो जूते बाहर उतार करके आते हैं, और वो आकर के पैरों में, बुजुर्ग आदमी बुजुर्ग व्यक्ति प्रणाम करते वो हैं, तो एहसान चुका रहा तब अपने मैं बेटे कहता की हूँ, शिक्षा का। तब मुझे लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। आप सही कहा। देखो इंसान, गलतियां तो देखो इंसान है, हो जाती है, भगवान तो है नहीं, लेकिन वो जब मैं देखता हूँ मुझे लगता है कि अपन पुण्य का काम कर रहे लेकिन बाड़मेर के संदर्भ में तो स्थिति ठीक है, लेकिन शिक्षा माफिया तो आपको भी बोलते हैं, हैं। हाँ, कोचिंग वालों को लोग तो कहते हैं शिक्षा माफिया है। हालांकि बाड़मेर के संदर्भ में ये नियम लागू नहीं हो रहा, ठीक स्थिति है। नहीं नहीं, बाकी हमारे तो आप बताइए। हमारे कोचिंग वालों को कोचिंग माफिया कहते हैं। कोचिंग माफिया कोचिंग माफिया कहते हैं, कई बार न्यूज आती है कोचिंग माफिया, कोचिंग माफिया। मुझे भी ऐसा लगता है कि वास्तव में कहीं 99 रुपए में माफिया या वास्तव में लूटते हैं आप लोग। नहीं, वास्तव में अगर देखा जाए ना तो ये माफिया है, तब माफिया शब्द का यूज कर रहे हैं। माफिया यूं है कि आप यदि विद्यार्थी की भावनाओं को नहीं समझ रहे, उनके इमोशन के साथ में खेल रहे हो। मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, राजस्थान से अच्छा इलाज गुजरात में है। आप क्यों, वहां वही दवाई और यहाँ पर भी दवाई गुजरात की यहाँ ला करके बेच दो, गुजरात की मशीनें यहाँ लगवा दो, लेकिन नहीं, वहां दवाई से ज्यादा डॉक्टर के जो व्यवहार है, व्यवहार है। बड़ा मजा आता है उसका जो व्यवहार है। ये व्यवहार कोचिंग माफियों का विद्यार्थियों के प्रति नहीं है। विद्यार्थी का हित नहीं सोचा जा रहा है, लाखों की फीस ली जा रही है, अपने मतलब से मतलब रखे जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब भी जरूरत पड़ती आप उसी लाइन में होकर के कर रहे हो ये, आपके नाराज हो जाएंगे लोग। नहीं, 7 बार, इसी लाइन में अंदर आप हैं और बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ 7 बार नाराज हो ना, नाराज हो तो आप ऐसा काम करो मत। मैंने ऐसी कई चीजें कोचिंग वालों की, जो डायरेक्टर उनकी देखी, कि वास्तव के अंदर उनका नैतिक पतन है, नैतिकता का उनका पतन हो चुका है, वे कोचिंग चला रहे हैं। आपके भाव बढ़ा रहे टीचर, मैंने सुना है। हाँ, टीचर की, ब्लैकमेल कर रहे हैं, बीच में छोड़ दिया, बैच छोड़ दिया, अगले वाले ने कहा कि यहाँ मैं 5,000 ज्यादा दे रहा हूँ। ये ऐसा संभव है ये या जोड़, ऐसे सुन रहे हैं? कोचिंग में प्रेम जी जोड़ तोड़ तो संभव है, और जोड़ तोड़ टीचर का क्या नैतिक कर्तव्य आप बताओ। टीचर, कोचिंग वाला तो करता होगा, हम्म, लेकिन जो टीचर ले रहा है, जिसने एक बैच पढ़ा दिया, आधा कोर्स करवा दिया, उसके बीच में अगर वो भाग जाता है स्वार्थ के लिए, तो मैं एक तो मारवाड़ी, ये तो मैं मोरल ड्यूटी कैसी है? इसके लिए एक मारवाड़ी में एक दोहा बोलूंगा, हाँ कि हंसला रे तू सरवर मत छोड़ जे, ज्यो ज्यो जल खारा होए, हाँ। छिलर छिलर भटकता थने भला न केवे कोई। कि हंस, अगर यहाँ का जल खारा है, हो सकता है मेरी कोचिंग में कभी बैच कम पड़ रही हो, तो कम किसी फैकल्टी की तनख्वाह, जो मान लो किसी को ₹1,00,000 दे रहे तो उसको 50,000 देंगे। 50,000 जब उसको मिले ना, यदि वो उछल कूद करने लग जाए, हम्म। ज्यो ज्यो जल खारा होए, चिलर चिलर भटकता था न भला न कहवे कोई। आज इस जगह, कल उस कोचिंग में, परसों उस कोचिंग में, ऐसे करने वाले शिक्षकों का पतन हो गया। आज उन शिक्षकों का आप कोई, इनको गलत मानते हैं? मैं क्या, बच्चे भी गलत मानते। बच्चे ये सोचते हैं कि ये शिक्षक वो है, ये 2 रुपए दिए तो भाग जाएगा, ये उस प्रकार का फैकल्टी है कि इसको अधिक ज्यादा पैसे दिए तो कहीं पर भी जा सकता है। उसके प्रति वो शिक्षक का जो भाव है ना, बच्चों में नहीं होता है। बच्चे उसको पसंद करते हैं जो क्लास में जाकर के ये कहते हैं कि प्रेम जी ने तो मुझे 10 क्लास के पैसे दिए और मैं आपको 15 क्लास पढ़ा रहा हूँ। ये बड़ी बात। ये बहुत बड़ी बात है, और बच्चे कहते हैं कि ये उससे पढ़ते भी ज्यादा है। मैं कहता भी हूँ कि आप इस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार करो। बाकी तो भागने वालों की तो बुरे हाल है, अब भले भागते रहे, उससे तो कुछ होना नहीं। हिम्मत कीमत होय बेन, हिम्मत होय बेन कीमत नहीं करे न आदर को, रद कागज जो राजिया। बिल्कुल, हिम्मत जुटानी पड़ती है। हिम्मत जुटानी पड़ती है, हिम्मत है। आप एक सामान्य शिक्षक ही है, आपके साथी दूसरे आराम से नौकरी कर रहे हैं, आ रहे हैं, हम्म। और आप अगर इस लाइन में आए हम्म, तो हो सकता है कि आपने कुछ फायदा उठा लिया हो, लेकिन हजारों विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर दिया, वो बड़े एहसानमंद है कोचिंग संस्थान के। हाँ, ये ठीक है कि मान लो आप लोग शिक्षक हो और आप बैठे रहो और कोई काम नहीं करो, शिक्षक और उससे संबंधित अगर आप व्यवसाय कर रहे हो, संबंधित आप कार्य कर रहे हो, किसी का भला कर रहे हो, तो इसमें तो गलत कुछ भी नहीं है। आप विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हो। लोग कहते हैं कि बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, बिल्कुल होता है। आप बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन थोड़ा समय बाद हो सकता है। आप, मैं आज यहाँ पर आया और आपने मुझे लोकेशन भेज दी तो मैं आसानी से आया हूँ। आसानी से। यदि मैं आप मुझे लोकेशन नहीं भेजते तो मैं 20 लोगों को पूछते पूछते आता कि ये घर कहाँ है, मार्गदर्शन ये कोचिंग का स्टूडियो जरूरी कहाँ है। है। उचित मार्गदर्शन के अभाव के अंदर बच्चे का जो सिलेक्शन होगा उसमें देरी होगी। देरी होगी। तो कोचिंग की आवश्यकता तो है,
ऐसा नहीं है कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कोचिंग का जो रूप वर्तमान के अंदर बदला है ना, इसको थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है। एक जो मेरा ऐसा मानना है, कोचिंग में सबसे ज्यादा फीस के ऊपर लगाम लगा देनी चाहिए। एक सरकार निर्धारित, नए एक्ट लाई है। सरकार को नए एक्ट ला करके निर्धारित फीस कर देनी चाहिए कि आप लाखों में काहे की फीस ले रहे हो, किस बात के लाखों में रुपए ले रहे हो। ऑनलाइन के अंदर आप लाख रुपए में कोर्स बेच रहे हो, ऐसा क्या पढ़ा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप 99 रुपए में बेच रहे मैं हैं कुछ 99 रुपए कोर्स। में अच्छा कोर्स बेच रहा हूँ, बढ़िया क्वालिटी का, बहुत शानदार तरीके से। आप कोर्स देखिएगा, 99 रुपए में मिलता क्या? 99 रुपए के अंदर काबर कितने, को लेना मैं 99 हाँ, रुपया। और हजारों में कोर्स बच्चे ले रहे हैं, और वो धन्यवाद और दे रहे हैं। आप मेरा यूट्यूब वगैरह देख लीजिए, उसमें कहीं गलत कमेंट नहीं लिखा होगा कि 99 कोर्स लेकर के मुझे धोखा हुआ या इन्होंने खराब कोर्स दे दिया। मेरा ये, इसके पीछे बड़ा उद्देश्य आज मैं बता देता हूँ। मैं गरीब परिवार से रहा, मुझे कभी भी कोचिंग करने का मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। मैंने कसम खाई थी, मैंने कहा जब तक मैं कोचिंग चलाऊंगा, इस फील्ड में मैं बहुत सस्ता कोर्स दूंगा।